अस्सलाम वालेकुम। जिन चेज़र यूट्यूब चैनल में आप सभी को खुश आमदीद। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल जिन चेज़र को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल जिन चेज़र को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पर आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। मेरा नाम तैयबा है और मेरी उम्र 15 साल है। मेरा छोटा भाई जो कि 9 साल का है, उसका नाम ताहिर है। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे तकरीबन सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारा घर 2 मंजिला है और मेरा कमरा ऊपर वाली मंजिल पर है। हमारे साथ वाला जो घर है वो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी हुई अपना होमवर्क कर रही थी कि अचानक मुझे नीचे कुछ खटपट सुनाई दी। मैं खिड़की के पास गई और हल्का सा पर्दा हटाकर नीचे देखने लगी। मैं क्या देखती हूँ कि एक ट्रक खड़ा है और कुछ लोग उसमें से सामान निकालकर खाली घर की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद हमारे नए पड़ोसी आ गए हैं। फिर मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और YouTube पर अपना फेवरेट चैनल जिन चेज़र देखने लगी, जहां पर मुझे बहुत सारी जादू और जिन्नात पर मबनी कहानियां मिल जाती हैं और बहुत ही हकीकत पर मबनी किस्से भी सुनने को मिलते हैं जो मुझे बहुत mesmerize करते हैं। थोड़ी देर के बाद वालदा की आवाज़ आई कि आके खाना खा लो। मैं खाना खाने के लिए खाने की टेबल पर चली गई। टेबल पर वालिद साहब भी बैठे हुए थे, मेरा छोटा भाई भी बैठा हुआ था और अम्मी गरम गरम रोटियां ला रही थीं। खाना शुरू करते ही मैंने कहा, अम्मी लगता है कि हमारे साथ वाले घर में कोई आ गया है। वालिद साहब ने टोका, खाने की टेबल पे बातें नहीं करते और पड़ोसियों पे नज़र भी नहीं रखते। खाना खाने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आई और अपना होमवर्क करने लगी। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर कुछ एहसास हुआ कि नीचे कोई आया है। मैंने कमरे की लाइट बुझा दी और खिड़की की तरफ बढ़ी। मैंने फिर पर्दा हटा के देखा तो नीचे एक सफ़ेद गाड़ी थी जिसमें से एक साहब उतर रहे थे और एक खातून और उनके साथ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की जो हाइट थी वो तकरीबन मेरे भाई के जितनी ही थी। मैंने कहा, अच्छा तो ये लोग आए हैं हमारे पड़ोस में। खैर सुबह स्कूल जाना था इसलिए सोने के लिए लेट गई। दूसरे दिन स्कूल से आने के बाद खाना वाना खाया, थोड़ा सा होमवर्क किया। मैं और मेरा भाई दोनों टीवी देखने लगे कि अचानक घर की बेल बजी। अम्मी ने कहा, देखो दरवाजे पर कौन है। मैंने कहा, जी अम्मी मैं देखती हूँ। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक खातून खड़ी थी जिनके मुंह पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उनकी भवें भी बहुत डार्क थीं। मुस्कुराहट ऐसी कि सारे के सारे 32 दांत नजर आ रहे थे। आंखें कंप्लीट काली थीं और बहुत लंबी नाक, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी तुर्की ड्रामे में जादूगरनियां होती हैं। यहाँ पर यह मैं बताती चलूं कि मेरी 6th सेंस यानी छठी हिस्स बहुत काम करती है। आंटी के हाथ में एक प्लेट थी। प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हम आपके नए पड़ोसी हैं। पीछे से अम्मी की आवाज़ आई, कौन है? तो मैंने कहा, अम्मी ये हमारे नई पड़ोसी आंटी हैं। अम्मी ने खुश होकर कहा, अरे अरे आइए ना, आप अंदर आइए। ये सुनते ही आंटी फौरन से पहले अंदर आ गईं। आंटी अंदर आकर
सोफे पर बरजमान हो गईं। अम्मी उनसे बातें करने लगी। मैं अम्मी के साथ खड़ी उनको देख रही थी, मगर आंटी की आंखें दाएं बाएं घूम रही थी, जैसे वो किसी को तलाश कर रही हों। आंटी ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? अम्मी ने कहा, ये मेरी बेटी तैयबा है और मेरा छोटा बेटा ताहिर है, वो अपने कमरे में है। आंटी ने कहा, अच्छा तो बुलाए ना उसको। अम्मी ने मेरे भाई को आवाज दी और वो भागता भागता आया। आंटी ने कहा, अरे बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूं, तुम्हें मिठाई तो पसंद है ना? वो कमबख्त मिठाई देखकर मिठाई पर ऐसा टूटा जैसे कोई भूखा शिकारी शिकार पर टूटता है। एक हाथ में 2 लड्डू और दूसरे हाथ में बर्फी लेकर सोफे पर बैठ गया और खूब मजे से खाने लगा। मैंने महसूस किया कि आंटी बातें तो अम्मी से कर रही हैं, लेकिन मुसलसल मेरे भाई को देखे जा रही हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने इजाज़त ली और अपने घर चली गईं। मैंने अपने छोटे भाई ताहिर को खूब डांटा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मिठाई के ऊपर इस तरह टूटने की। खैर, दूसरे दिन अम्मी ने बिरयानी बनाई और मुझसे कहा कि पड़ोसियों को बिरयानी देने जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। ये सुनना था कि मेरा भाई भी तिलमिला उठा। अम्मी, मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे आंटी बहुत अच्छी लगती हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैंने अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने एक ना सुनी। मजबूरन मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। खैर, थोड़ी ही देर बाद हम उनके दरवाजे के आगे खड़े थे। मैंने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला और वो आंटी दरवाजे पर खड़ी थी और उनके चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही मुस्कुराहट थी। हम जब उनके कमरे में गए तो उनके कमरे में कोई ख़ास ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। 2 पलंग पड़े हुए थे, 3-4 कुर्सियाँ थीं, एक साइड पर टेबल थी जिसके ऊपर पानी का कूलर पड़ा हुआ था। आंटी चारपाई पर बैठ गईं और बिरयानी का बहुत शुक्रिया अदा किया। अम्मी कुर्सी पर बैठ गईं, मैं उनके साथ खड़ी हो गई और मेरा भाई अम्मी की गोद में बैठ गया। मैंने कमरे की दाईं तरफ देखा तो आंटी के दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, इकट्ठे बैठे हुए खेल रहे थे। आंटी ने उनको आवाज़ दी, दोनों आ गए और आंटी ने कहा कि बेटा ताहिर को अपने साथ ले जाओ और इसको भी खिलाओ। आंटी की बेटी तो बहुत प्यारी थी, लेकिन उनका बेटा मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे काले काले हल्के थे और उसका चेहरा मुस्कुराहट से बिल्कुल आरी था। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे भाई को लेकर एक कोने की तरफ चला गया और तीनों बैठ के खेलने लगे। आंटी बातें तो हमसे कर रही थीं, लेकिन बार बार मुड़कर उनको देख रही थीं। खैर, इसी तरह चंद हफ्ते गुजरे। एक दिन हम खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और हमारे अब्बू ने बहुत ही अजीब बात की। उन्होंने कहा, भाई ये हमारे पड़ोसी भी अजीब हैं, मोहल्ले में इनके बारे में अजीब अजीब बातें हो रही हैं, मस्जिद में इनके बारे में सरगोशियां की जा रही हैं। इमाम साहब ने मुझसे पूछा कि भाई आपके पड़ोसी कौन हैं? कभी उन साहब को मस्जिद में आते हुए नहीं देखा। मैंने उन्हें कहा, इमाम साहब, मैं खुद नहीं जानता, वो बहुत ही प्राइवेट किस्म के इंसान हैं, मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की, ना ही उनको बाहर आते जाते देखा है। इमाम साहब कह रहे थे कि आपके पड़ोसी बता रहे हैं कि कुछ लोग आपके पड़ोसी के घर में मिलने के लिए आते हैं और अक्सर लोगों ने ये भी देखा है कि उनसे जो मिलने आते हैं उनके हाथ में कोई बकरा होता है और शाम के बाद बहुत सारे लोगों का आना जाना उनके घर में लगा रहता है। कुछ दिनों बाद मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार होने लगा, नाक बहने लगा और बहुत कमजोरी हो गई।
والد صاحب उसको डॉक्टर पर लेकर गए। डॉक्टर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, हो सकता है कोई वायरल हो, लेकिन उसका बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने अम्मी को कहा अम्मी इसको पड़ा हुआ पानी दें, पानी के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के इसको पिलाएं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। हमने ऐसा किया, उसकी तबीयत जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। अब मेरी छठी हिस्स काम करने लगी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि ये हमारे पड़ोसी जो हैं कोई जादूगर तो नहीं है, कोई काला इल्म तो नहीं करते। काले बकरे का क्या मकसद है? मेरे भाई की तबीयत ठीक हुई तो आंटी एक दफा फिर हमारे घर आ टपकी। उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। आते साथ ही उन्होंने मेरे भाई का पूछा। मेरी अम्मी ने बताया कि उसकी तबीयत खराब थी, अब कुछ बेहतर है। आंटी ने कहा अरे आप उसे बुलाए ना, मैं देखती हूँ। अम्मी ने मेरे भाई को बुलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता चल के आंटी के पास आके बैठ गया। आंटी ने उसे बहुत प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। अब मैं आंटी को बहुत गौर से देख रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे भाई के बाल काट लें या उसका कोई कपड़ा काट कर अपने साथ ले जाएं। मुझे याद पड़ता है YouTube चैनल जिन चेसर के ऊपर जो को होस्ट मिस्टर महमूद आते हैं, उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि ये जो जादूगर होते हैं ये बालों पर और कपड़ों पर जादू करते हैं। खैर आंटी ने ऐसा तो कुछ नहीं किया, मगर आंटी ने अपना पर्स खोला और उसमें से बहुत सारी कैंडीज निकालकर मेरे भाई को दे दी। मेरे भाई की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, उसने खाने से इनकार किया। आंटी ने कहा बेटा एक कैंडी तो खा लो मेरे सामने। अब मेरा दिमाग ठनका। महमूद सर ने यह भी बताया था कि मीठे के ऊपर भी जादू किया जाता है, अल्लाह रहम करे। फिर 2 दिन के बाद मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक रात वो सो रहा था, अचानक रात के पिछले पहर वो उठकर चीखने लगा और चीख चीख कर कहने लगा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मेरे पीछे भाग रहे हैं, वो मुझे काट लेंगे, वो मुझे काट रहे हैं, मुझे बचाओ। मैं घबराकर उठी और उसके पास जाकर उसको झंझोड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद उसको होश आया तो वो कहने लगा कि मेरे पीछे बहुत सारे कुत्ते लगे हुए थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कुत्ते मेरी टांगों को काट रहे हैं। फिर उसने अपना पैर दिखाया। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि उसके पैर के ऊपर लाल लाल निशान थे। ये देखकर मैं बहुत घबराई। मैं भागकर अम्मी के कमरे में गई, दरवाज़ा खटखटाया। अम्मी और अब्बू बाहर आए। मैंने उनको सारी बात बताई। अम्मी अब्बू ने जब ये देखा कि उसके पैर के ऊपर निशान है तो अब्बू ने कहा हो सकता है इसको चोट लग गई हो, ये उसी का कोई निशान हो। अब मेरे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसका वजन गिरता जा रहा था, उसकी आंखों के नीचे काले हल्के पड़ गए थे। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था और कहा था कि अब दुआ करें। अम्मी ने कहा कि आप इसको मौलवी साहब के पास लेकर जाएं और दम करवाएं। हमारे मौलवी साहब बहुत अच्छे इंसान थे और उनके पास इल्म भी था। खैर दूसरे ही दिन फजर के वक्त मेरे अब्बू मेरे भाई को लेकर मस्जिद पहुंचे। नमाज के बाद मौलवी साहब से बात की और उनको सारी हकीकत बताई। मौलवी साहब ने मेरे भाई को सामने बिठाकर आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू किया। फिर मौलवी साहब ने आंखें खोली और मेरे वालिद को कहा अमजद साहब, मैंने हिसाब लगाया है, आपके बेटे पर काला जादू किया जा रहा है। ये सुनकर मेरे वालिद बहुत परेशान हुए। घर आकर वालदा को बताया। जब मुझे पता चला तो मैंने भी कहा कि अम्मी ये ज़रूर उस आंटी का काम है जो हमारे पड़ोस में रहती हैं।
ये सुनते ही वालिद साहब बोले, हाँ ऐसा हो सकता है। मोहल्ले वालों ने भी उनके मशकूक रवैये का इजहार किया है। मेरे वालिद साहब की मोहल्ले में बहुत जान पहचान थी, लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। हमारे शहर का जो थानेदार था वो भी मेरे वालिद का बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे वालिद थाने गए और थानेदार साहब को सारी हकीकत बताई। ये सुनते ही इंस्पेक्टर साहब बोले, हाँ हमें भी कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट है वो मिल रही है। थानेदार साहब ने एक टीम तश्कील दी और एक रात हमारे पड़ोस के घर में छापा डालने का इरादा जाहिर किया। खैर 2 दिन के बाद इंस्पेक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ हमारे पड़ोसियों के घर के सामने खड़े थे। रात के 12 बज रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन करके मेरे वालिद साहब को भी बुला लिया, क्योंकि वो भी इस मामले में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे थे। थानेदार साहब ने एक हवलदार को इशारा किया, उसने दीवार फलान कर अंदर का दरवाज़ा खोल दिया। फिर इंस्पेक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ उस घर में दाखिल हो गए। सामने ही एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसकी खिड़कियों से कुछ रोशनी बाहर नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और एक लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया। मेरे वालिद साहब भी उनके हमरा थे। फिर हमारे अब्बू बताते हैं कि अंदर का मंजर बहुत ही अजीब व गरीब हौलनाक था। कमरे के बिल्कुल बीच में एक कड़ाही में आग जल रही थी और वो दोनों मियाँ बीवी उस कड़ाही के दाएं और बाएं बैठे हुए थे और उनके दोनों बच्चे वो भी आमने सामने बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी काले कपड़ों में मलबूस आसमान की तरफ देखते हुए आंखें बंद किए मुंह में कुछ पड़े जा रहे थे और उनको खबर ही ना हो सकी कि पुलिस कमरे में दाखिल हो चुकी है। बच्चों की नज़र जब पुलिस पर पड़ी तो वो घबरा गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने माँ बाप को झंझोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद माँ बाप को होश आया। उन्होंने जब पुलिस को देखा तो उठ के भागने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब और तमाम हवलदारों ने अपनी पिस्तौलें निकाल ली और उनकी तरफ तान दी। इंस्पेक्टर साहब बोले, खबरदार हिलने की कोशिश ना करना, नहीं तो गोलियों से छील दिए जाओगे। इतनी ही देर में एक हवलदार ने कमरे की बत्ती जला दी। मेरे वालिद साहब बताते हैं, उन्होंने जो कमरे में देखा उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कमरे के चारों तरफ बकरे के सर रखे हुए थे और कढ़ाई के चारों तरफ बकरे की टांगें रखी हुई थी। खैर इंस्पेक्टर साहब ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और पुलिस की गाड़ी में डालकर थाने ले गए। थाने ले जाकर मियाँ बीवी को एक कमरे में बिठा दिया और दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में। फिर थानेदार साहब ने सवाल जवाब शुरू किए, मगर उनमें से कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। थानेदार साहब ने एक हवलदार की तरफ देखा और मुस्कुराकर सर हिलाया। हवलदार ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और उसके शोहर की वो खातर तवाज़ो करने लगा जो उससे पहले कभी किसी ने उसकी नहीं की होगी। उसकी चीखों पुकार पूरे थाने में गूंज रही थी। वो रो रो कर माफिया मांग रहा था। इतने में उसकी बीवी बोली, थानेदार साहब इसको छोड़ दे, मैं सब बताने के लिए तैयार हूं। हम दरअसल काला जादू और काला इल्म करते हैं और ये काम बहुत अरसे से करते आए हैं। हमने बहुत सारे लोगों के जायज़ और नाजायज़ काम किए हैं, मगर कुछ लोगों के ऐसे काम होते थे जो मेरे शौहर कर नहीं पाते थे। लोग बहुत बड़ी कीमत देने के लिए तैयार होते थे, लेकिन वो काम मेरे शौहर की पहुंच से बहुत दूर थे। उन कामों को करने के लिए मेरे शौहर को और ताकत चाहिए थी। कोई ऐसा चिल्ला, ऐसा वजीफा,
ایسی قوت چاہیے تھی جس سے ان کاموں کو کر سکتا۔ آخر کار میرے شوہر نے سوچا میں اپنے ہمزاد کو خود ہی قید کرتا ہوں، اس کو قابو کرتا ہوں اور اس کو غلام بنا کے وہ بڑے بڑے کام کرواؤں گا۔ اور اس نے اپنے ہمزاد کو قابو کرنے کا ایک لمبا چلہ شروع کر دیا۔ چلے کے آخری دن چل رہے تھے اور آخری دنوں میں اس سے پڑھائی میں کچھ غلطی ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں ایک دم شور ہو گیا، دیواریں ہلنے لگیں، بجلیاں کڑکنے لگیں، اور ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے سامنے میرے ہی میاں کا ہمزاد بیٹھا ہوا تھا اور وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا، تو مجھے قابو کرے گا، تیری یہ مجال، دیکھا کیسے میں نے تیرے چلے کو خراب کیا۔ پچھلے کئی دنوں سے تو پڑھائی کر کے مجھے تنگ کر رہا تھا، مجھے اذیت دے رہا تھا، مجھے پریشان کر رہا تھا، اب تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی، اور اس کی سزا یہ ہے میں تیرے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور اس کی ابتدا تیرے بیٹے سے ہوگی۔ بہت ہی جلد میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہ سننا تھا انسپکٹر صاحب، میرے شوہر رونے لگے، میں بھی التجا کرنے لگی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تم ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو۔ ان کا ہمزاد بولا، تم نے بہت برے کام کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو غلط پٹری پر لگایا ہے، بہت سارے لوگوں سے شرک کروایا ہے، اور یہ مجھے پسند ہے۔ اس کی خاطر میں تمہیں ایک اور چانس دیتا ہوں۔ اگر اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہو تو اپنے ہی بیٹے کے ہم عمر کسی بھی لڑکے کو اپنے کالے علم سے ختم کر دو، مار دو۔ مجھے تو قربانی چاہیے، چاہے وہ تمہارے بیٹے کی ہو یا کسی اور کے بیٹے کی، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اور ہاں، اس کے بعد مجھے قابو کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، بہت بڑی غلطی کر چکے ہو پہلے ہی، اور میں صرف ایک بار معاف کرتا ہوں۔ پھر وہ عورت بولی کہ ہمیں ان کا بیٹا نظر آیا، اور ہم نے ایک پلان بنایا کہ ہم آپ کے بیٹے کو مار دیتے ہیں، اور اس کی بلی ہمارا ہمزاد جو ہے وہ قبول کر لے گا، اور اس طرح ہمارے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ اور ہم نے آپ کے بیٹے کے اوپر کالا جادو کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری باتیں تھانے دار صاحب اور میرے والد صاحب سن رہے تھے۔ یہ سننے کے بعد تھانے دار صاحب بولے، تم لوگوں تو اب بہت لمبی جیل ہونے والی ہے۔ خیر، اس کے بعد تھانے دار صاحب نے ان بچوں کے چچا کو بلایا۔ ان کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی، ان کو یہ سارا معاملہ بتایا گیا۔ وہ ان دو بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور یہ دونوں بہت لمبی عمر کے لیے جیل جا چکے تھے، مگر اس جادوگر کے چھوٹے بچے کی جان ابھی بھی خطرے میں تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ کیوں نہ میں اس کے بیٹے کو اور اپنے بیٹے کو فوراً مولوی صاحب کے پاس لے کر جاؤں۔ ان بچوں کے چچا نے کہا، جی جیسا آپ مناسب سمجھے، یہ بچے مجھے بہت عزیز ہیں۔ پھر دوسرے ہی دن میرے والد صاحب میرے بھائی کو اور اس کے بیٹے کو لے کر مولوی صاحب کے پاس پہنچے۔ مولوی صاحب نے پڑھائی شروع کی، ان کے اوپر کڑا لگایا اور کہا کہ میں 7 دن تک پڑھائی کرتا رہوں گا، 7 دن تک آپ ان دونوں کو لے کر میرے پاس آئیں، انشاءاللہ ان کو کوئی اب تنگ نہیں کر سکے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں، میرا بھائی بھی ٹھیک ہے، اور وہ جادوگر کا بیٹا بھی اب خوش ہے، اب اس کو ہمزاد ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔